अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं, खुश हैं और कामयाब हैं। तो जिन लोगों ने अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अगर हो सके तो शेयर करें। अगर आप अपनी स्टोरीज़ को शेयर करना चाहते हैं जो कि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, एसएमएस भेज सकते हैं या वॉइस की सूरत में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जैसे आपको फ़ीज़ेबल लगे स्टोरी भेजें। आप स्टोरी भेजेंगे मैं इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा इसको। अच्छा, आज की जो पहली स्टोरी है ये हमें शानी साहब ने भेजी है। ये बताते हैं कि पहले ये फेडरल बी एरिया में रहा करते थे और जैसे जैसे इनके घर के हालात चेंज होते गए या इनके डायनामिक्स चेंज होते गए, फैमिली बढ़ती चली गई। जाहिर सी बात है वो घर इनको छोटा पड़ता था। तो इनके पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि स्कीम 33 में यानी गुलशन मेमार में बहुत सारी सोसाइटीज़ ऐसी हैं जहाँ पे इनको आराम से एक बड़ा घर मिल जाएगा। लिहाजा इन लोगों ने यही डिसाइड किया कि वहाँ पे हम लोग सेटल हो जाते हैं, वहाँ पे एक बड़ा घर ले लेते हैं और वहाँ पे इंशाल्लाह सारे के सारे जितने भी लोग हैं वो साथ रहा करेंगे। एज़ पर प्लान इन लोगों ने वहाँ पे सोसाइटी में विज़िट किया। एक घर इनको पसंद आ गया और इन लोगों ने जो भी बयाना वगैरह था वो दिया और जो भी सेटलमेंट होती है वो की और उसके बाद ये लोग वहाँ पे शिफ्ट हो गए। अब बहुत सारी सोसाइटीज़ जो हैं वो स्कीम 33 में या गुलशन मेमार में मौजूद हैं। जो लोग यहाँ पे रहा करते हैं वो इसके बारे में बेहतर तरीके से जानते हैं। खैर किस्सा मुख्तसर, इनको जिस सोसाइटी में घर मिला ये सोसाइटी बहुत ज़्यादा आगे जा की थी और इवन यहाँ पे किसी एक प्लॉट में बुकिंग हुई भी थी, कोई एक प्लॉट खाली था। यानी सारे के सारे जो हाउसेज़ हैं वो नहीं बने हुए थे, कहीं कहीं घर मौजूद थे और कहीं कहीं पे प्लॉट मौजूद थे। दूसरा ये भी था कि इनकी जो सोसाइटी थी वहाँ का जो रोड था वो बड़ा अनइवन था, यानी कि पहाड़ी के टीले जो होते हैं वो जगह जगह मौजूद थे और रात में ख़ास तौर पे ऐसा इंप्रेशन आता था जैसे किसी रेगिस्तानी इलाके में या किसी पहाड़ी इलाके में ये मौजूद हैं या वहाँ पे रह रहे हैं। खैर बहरहाल ये बताते हैं कि इनका जो काम था या नेचर ऑफ जॉब थी वो इस तरह से थी कि ये दिन में जाया करते थे और रात के तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे तक वापस आते थे। अब फेडरल बी एरिया में जाना आना बहुत आसान होता है, लेकिन एज़ कम्पेयर अगर आप गुलशन मेमार की या स्कीम 33 की बात करें या उस सोसाइटी की बात करें जहाँ पे ये रहा करते थे, तो वहाँ पे आम तौर पे 8 या 9 बजे के बाद बहुत ज़्यादा सुनसान या वीरान हो जाता है और नॉर्मली जो लोग हैं वो अपने अपने घरों में चले आते हैं। खैर जब ये नए नए वहाँ पे गए तो इनको भी इसी तरह के मामलात का सामना करना पड़ा। अब ये बताते हैं कि एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मेरा जो ऑफ़िस था वहाँ से निकलने में मुझे देर हो गई और निकलते निकलते मुझे तकरीबन रात के 12:30 1 बज गए। अब मेरे घर से मेरे ऑफ़िस का जो रास्ता था वो तकरीबन 1 से 1.5 घंटे का था और मैं जितना फ़ास्ट हो सकता था मैं गाड़ी चला रहा था। मेरी कोशिश यही थी कि जल्द अज़ जल्द वहाँ पे पहुँच जाऊँ, क्योंकि ये जो सोसाइटीज़ हैं ये बहुत सुनसान हैं और यहाँ पे चोरी डकैती, सीना झपटी या मोबाइल स्नैचिंग के वाक़यात भी पेश आते हैं। खैर बहरहाल ये तेज़ी तेज़ी अपने घर के करीब रवाना दवा थे। जैसे ही ये स्कीम 33 में या गुलशन मेमार में एंटर हुए तो ये बताते हैं कि वहाँ पे दूर दूर तक ऐसा लग रहा था कोई भी मौजूद नहीं है। मुकम्मल तौर पे लाइट्स वगैरह बंद थी, बहुत ज़्यादा अंधेरा हुआ हुआ था। बज़ाहिर ऐसा लग रहा था जैसे कोई यहाँ पे रहा ही नहीं करता। खैर बहरहाल ये बताते हैं कि ये गाड़ी में मौजूद थे और इन्होंने अपनी लाइट्स वगैरह ऑन की हुई थी। ये कोशिश कर रहे थे कि जैसे तैसे अपनी सोसाइटी के अंदर एंटर हों। ये बताते हैं कि मेरी सोसाइटी शुरू ही होने वाली थी कि उससे पहले एक पहाड़ जैसा हिस्सा या टीला आया करता था। जैसे ही वो टीला आया या पहाड़ का हिस्सा आया तो मेरी गाड़ी में मैंने रेस भी दी, उसके बावजूद भी मेरी जो गाड़ी थी वो झटके लेके एकदम से बंद हो गई। अब ये बताते हैं नॉर्मली मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि मेरी गाड़ी बंद हो, क्योंकि मेरी जो गाड़ी है उसको मैंने काफ़ी हद तक मेंटेन रखा हुआ है। लेकिन जाहिर सी बात है स्लोप पे चढ़ने की या चढ़ाई पे चढ़ने की इसको भी इतनी अरसे से आदत नहीं थी। हो सकता है इस वजह से बंद हो गई हो। खैर जैसी गाड़ी बंद हुई तो मैंने गाड़ी का हैंड ब्रेक जो था वो खींचा और उतर के मैं आगे की तरफ गया। मैंने सोचा कि मैं जाके चेक करता हूँ क्या मसला है, क्या प्रॉब्लम हो गई है जिसकी वजह से बंद हुई है। खैर ये बताते हैं जैसे ही मैं आगे गया, बोनट मैंने खोला तो मेरा जो ध्यान था या मेरा फोकस था वो बोनट की तरफ था। मैं मुसलसल कोशिश कर रहा था कि मुझे पता चल सके कि क्या ट्रबल आई है या क्या मसला हुआ है। हालांकि ये बताते हैं कि जहाँ पे इनकी गाड़ी बंद हुई थी वहाँ से हार्डली 15 या 20 मिनट का पैदल का रास्ता था इनके घर का। अब ये बताते हैं कि मैं काफ़ी देर तक ऑब्ज़र्व करता रहा और समझने की कोशिश करता रहा कि काश मुझे पता चल जाए कि गाड़ी में क्या फ़ॉल्ट हुआ है या गाड़ी किस वजह से बंद हुई है। लेकिन तकरीबन 15-20 मिनट तक कोशिश करने के बावजूद मैं उस फॉल्ट तक नहीं पहुंच सका और बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि मुझे अपनी गाड़ी जो है वो यहीं पे बंद करनी होगी और यहीं से पैदल जाना पड़ेगा। अब ये बताते हैं जैसे ही मैंने ये सोचा
तो एकदम से मुझे एक आवाज़ आई, और ये जो आवाज़ थी ये बज़ाहिर ऐसी आवाज़ थी जैसे कोई गुर्रा रहा है या कोई गुस्से का इज़हार कर रहा है। जैसे नॉर्मली कुत्ते या इस तरह के जानवर जो होते हैं वो अटैक करने से पहले आवाज़ें निकाला करते हैं, तो ये उस तरह की आवाज़ थी। खैर मैंने आगे पीछे देखा तो मुझे कुछ नज़र नहीं आया। अब ये बताते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता जो मेरा खौफ था वो बढ़ना शुरू हो गया था, और मेरी समझ नहीं आ रहा था कि एकदम से किस तरह की आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं। ये बताते हैं कि जो इनकी सोसाइटी थी ये उसके बैक साइड पे मौजूद थे। अब ये इसी तज़ब्बुज़ का शिकार थे कि अपनी गाड़ी को लॉक करके आगे बढ़ें, या ये जो जानवर की आवाज़ आ रही है या किसी के गुर्राने की आवाज़ आ रही है, इससे बचने के लिए गाड़ी के अंदर बैठ के गाड़ी को लॉक कर लें। अब ये सोच ही रहे थे कि एकदम से वो जो गुर्राने की आवाज़ थी या गुस्से की आवाज़ थी वो एकदम से बढ़ना शुरू हो गई, और जैसे ही इनको ये महसूस होने लगा कि जो भी गुर्रा रहा है या ये जिसकी भी आवाज़ आ रही है वो इनके बहुत करीब आता जा रहा है, तो ये जल्दी से गाड़ी के अंदर जाके बैठ गए और गाड़ी इन्होंने लॉक कर ली। अब ये बताते हैं जैसे ही मैंने गाड़ी लॉक की तो मैंने सोचा कि मैं अपने घर में अपने भाई वगैरह को इन्फॉर्म कर देता हूँ, ताकि जो भी घर में जाग रहा होगा या मौजूद होगा वो मुझे लेने आ जाएगा और मैं खैरियत से अपने घर पहुँच जाऊँगा। अब ये बताते हैं मैंने जैसी कॉल मिलाई तो मेरा जो भाई था वो इत्तेफाक से जाग रहा था, उसने कॉल उठा ली। मैं उससे बात कर ही रहा था और उसको बता ही रहा था कि एकदम से मैंने देखा कि मेरी गाड़ी के सामने कोई चलता हुआ आ रहा है। अब ये बताते हैं उस वक्त तो मेरी गाड़ी की लाइट्स बंद थी, लेकिन जैसे ही मुझे महसूस हुआ कि कोई चलता हुआ आ रहा है तो मैंने सोचा कि लाइट खोलता हूँ, और जैसे ही मैंने लाइट खोली तो मैंने देखा कि सामने से एक औरत है जो चलती हुई आ रही है, और बज़ाहिर उसका जो कद है वो बहुत लंबा कद है। आम तौर पे इतने कद की औरतें हुआ नहीं करती। खैर बहरहाल जैसे ही उसके मुंह पे लाइट पड़ी तो मैंने देखा कि उसके मुंह से या उसके दांत से खून निकल रहा है। पहले तो मैं यही समझा कि शायद इसके मुंह पे चोट लगी हुई है, लेकिन जब मैंने गौर किया तो मैंने देखा कि उसके हाथ में कोई एक जानवर, बिल्ली वगैरह मौजूद है, और उसके अंदर से भी खून निकल रहा है। अब मेरी समझ में आया कि ये जो औरत है ये इस जानवर को या इस बिल्ली को नोच नोच के खा रही है, और ये जो खून लगा हुआ है इसके मुंह पे ये बेसिकली इस बिल्ली का या इसी जानवर का खून है। जब मैंने ये मंज़र देखा तो मेरे औसान ख़ता हो गए। ऐसा कैसे मुमकिन था कि एक औरत किसी भी जानवर को या किसी भी बिल्ली को इस तरह नोच नोच के खा सकती है। खैर बहरहाल जब मैंने ये मंज़र देखा तो मैं गाड़ी के अंदर ऑलरेडी लॉक था, लेकिन एक अजीब सा डर था जो मेरे ऊपर तारी था। अब मेरी समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन औरत है और इसका हुलिया किस तरह का हो रहा है। एक अजीब सा खौफ था जो मुसलसल बढ़ता चला जा रहा था, और जब मैंने लाइट ऑन की थी तो उसके बाद से वो जो औरत थी मुसलसल मेरी विंड स्क्रीन पे या मेरी तरफ देख रही थी। अब मुझे नहीं पता कि मैं उसको नज़र आ रहा था या नहीं नज़र आ रहा था, क्योंकि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे लाइट मारते हैं तो नॉर्मली गाड़ी के अंदर जो बैठा होता है वो नज़र नहीं आता। अब मैं इसी कश्मकश में था कि एकदम से मेरे दिमाग ने काम किया और मैंने जल्दी से यूट्यूब पे कुरानी आयत लगा दी, और जैसे ही मैंने कुरानी आयत लगाई तो मैंने कोशिश की कि जो मेरी गाड़ी है उसके अंदर जो साउंड सिस्टम मौजूद है उसको भी इससे कनेक्ट कर दूं, ताकि ये जो आवाज़ है वो और बढ़ जाए। अब ये बताते हैं कि मैंने जल्दी से ये सब कुछ किया, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो गाड़ी थी उसमें ज़ोर ज़ोर से तिलावत चल रही थी। अब मुझे यकीन हो चला था ये जो भी औरत है या जो भी मखलूक है ये गाड़ी के करीब नहीं आएगी, क्योंकि मेरी गाड़ी में मुसलसल तिलावत चल रही है। और ऐसा ही हुआ, वो जो औरत थी वो सामने खड़ी रही और गाड़ी के गिर्द चक्कर लगाती रही, लेकिन गाड़ी के बिल्कुल क़रीब नहीं आई। ना उसने इसको नॉक किया, ना इसको खोलने की कोशिश की, ना मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। और मैं मुसलसल आयतुल कुर्सी वगैरह और शारुकुल पढ़ता रहा, और देखते ही देखते वो जो औरत थी वो टीले के पीछे चली गई, और वहाँ जाके कहाँ गायब हो गई मुझे नहीं पता। इसी दौरानिए में मेरा जो भाई था वो पहुँच चुका था, और वो अपने दो दोस्तों के साथ आया था, क्योंकि उसको पता था कि हो सकता है गाड़ी को टो करना पड़े। खैर जैसे ही मेरा भाई यहाँ पहुँचा तो मैंने सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा किया, और जल्दी से मैं गाड़ी से बाहर आया। तिलावत मुसलसल मेरी गाड़ी में चल रही थी। मेरा भाई हैरान था और मुझसे पूछ रहा था कि तिलावत क्यों लगाई हुई है। तो मैंने उसको कहा कि चुप रहो, तिलावत को चलने दो और जितना जल्दी हो सकता है यहाँ से निकलो। खैर अल्लाह का शुक्र है कि मेरे भाई की समझ में आ गई, और उसने उसके दोस्तों ने मेरी गाड़ी को टो किया, और जैसे तैसे हम अपनी सोसाइटी के अंदर दाखिल हुए। अब ये बताते हैं जैसे ही हम अपनी सोसाइटी के अंदर दाखिल हुए तो वहाँ जाके मैंने अपने भाई को और उसके दोस्तों को सारा वाक़या बताया। तो यहाँ पे जो पहले से सोसाइटी के लोग मौजूद थे या गार्ड वगैरह मौजूद थे, उन्होंने इस चीज़ को कंफर्म किया कि ये जो हमारी सोसाइटी है इसके बाहर अक्सर लोगों ने शिकायत की है कि वहाँ पे उनको एक औरत नज़र आती है जो ख़ास तौर पे रात के 12 बजे के बाद नज़र आना शुरू होती है, और तकरीबन फजर की अजान तक वहाँ पे घूमती फिरती रहती है। और एक नहीं, काफ़ी सारे लोगों ने उसको विटनेस किया है, और जिसने भी उसको देखा है और इसी तरह के हुलिये में देखा है कि अक्सर उसके मुंह से खून निकल रहा होता है, या उसके जिस्म पे या उसके कपड़ों पे खून लगा हुआ होता है।
खैर मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मैं वहाँ से खैरियत से निकल गया, और अल्लाह का शुक्र है कि मेरे दिमाग ने काम किया और मैंने तिलावत प्ले कर दी। अगर मैं वहाँ पे फंस जाता, तिलावत प्ले नहीं करता, तो अल्लाह जाने मेरे साथ क्या होता। अच्छा गाइस, आज की जो दूसरी स्टोरी है ये भी बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, और ये हमारे बहुत पुराने दोस्त है रेहान भाई, उन्होंने हमें शेयर की है। ये बताते हैं कि बेसिकली इनका जो ताल्लुक़ है वो कराची से है, और 2012 और 13 जो सन था, उस सन में इनकी जो कज़न है उनकी शादी थी, और इनकी जो कज़न है वो इस्लामाबाद में रहा करती थी। अब रेहान भाई जो है वो उनकी शुरू से आदत थी कि रात में 7-8 बजे तक निकल जाते थे, और 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे घर वापस आया करते थे। यानी कि जो इनकी गैदरिंग थी या इनका जो सर्किल था या इनके जो दोस्त थे, वो इनको छोड़ा ही नहीं करते थे। बहरहाल किस्सा मुख्तसर ये बताते हैं कि जैसे जैसे इनकी कज़न की शादी के दिन करीब आ रहे थे, तो इनके जो घर वाले थे वो इनको फोर्स कर रहे थे कि तुम हमारे साथ इस्लामाबाद चलो और तुम्हें भी इस शादी में जाना है, तुम्हारी फ़र्स्ट कज़न है। लेकिन ये मुख्तलिफ बहाने बना रहे थे, मुख्तलिफ बातें कर देते थे, और ये कहते थे मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं नहीं जाना चाहता। अब इनके घर वाले जो थे वो कोशिश कर रहे थे कि ये चले जाएं, लेकिन बिला आखिर वो दिन आ गया कि जब शादी के लिए सबको रवाना होना था, और इन्होंने स्ट्रेट अवे मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं पे अपने घर में रहूंगा। खैर क्योंकि इनका जो करीबी रिश्ता था घर वालों का, तो सारे के सारे घर वाले जो है वो ट्रेन पकड़ के इस्लामाबाद चले गए। अब पीछे अकेला घर था और रेहान भाई थे और इनके दोस्त थे। इनकी जो रिहाइश थी वो फेडरल बी एरिया ब्लॉक 12 के अंदर थी। जो लोग फेडरल बी एरिया में रहा करते हैं उनको पता है कि ब्लॉक 12 जो है वहाँ पे एक पार्क भी मौजूद है। इनका जो घर था बेसिकली वो पार्क के बिल्कुल सामने वाला घर था। अब जब इनके घर वाले चले गए तो इनको ऐसा लगा जैसे इनको आज़ादी मिल चुकी है, तो इनके दोस्त यार सारे इनके घर में जमा हो गए, और इन सब ने बहुत ज़्यादा पार्टी की और बहुत इन्जॉय किया। अब रात के 3 या 4 बजे का टाइम था। एक एक करके जो भी इनके दोस्त थे वो जाना शुरू हो गए, और आखिर में अल्टीमेटली रेहान भाई अकेले रह गए। हालांकि वो चाह रहे थे कि कोई भी एक दोस्त जो है वो रात को रुक जाए, लेकिन जितने भी दोस्त थे वो रात के 3 या 4 बजे तक के साथी थे, तो एक एक करके सारे दोस्त चले गए। आखिर में जो रेहान भाई थे वो बेचारे अकेले रह गए। अब इनका जो घर था बेसिकली एक बड़ा घर था, बंगला था, तो उसमें इनको अब खौफ महसूस होना शुरू हुआ। अब ये बताते हैं कि मुझे करवटें बदलने के बावजूद नींद नहीं आ रही थी, लिहाजा मैंने सोचा कि मैं कंप्यूटर ऑन कर लेता हूँ। मैंने कंप्यूटर ऑन किया, उस पर गेम खेलने लगा। गेम खेलने के साथ साथ मैंने गाने भी लगा लिए। अब ये बताते हैं कि जैसे जैसे मैं गेम खेलता रहा, पता नहीं मुझे कब नींद आई, मेरी आंखें बंद हो गईं और मैं गेम खेलते खेलते सो गया। अब ये बताते हैं कि तकरीबन 15 से 20 मिनट बाद मेरी आँख खुली, और मेरी आँख इस तरह से खुली कि मुझे लगा कि हमारे घर में जैसे बच्चे खेल रहे हैं, शोर हो रहा है, जैसे कि आम तौर पे बच्चे एक जगह से दूसरी जगह भागा करते हैं, उस तरह की आवाज़ आ रही थी। खैर जैसे ही इनकी आँख खुली तो इन्होंने अपने आप को देखा, तो ये बेड के ऊपर मौजूद थे। अब ये बड़ा हैरान हुए क्योंकि इनको अच्छी तरह याद था कि ये कंप्यूटर पे बैठे हुए थे, ये गाने सुन रहे थे, गेम खेल रहे थे, और गेम खेलते खेलते इनकी आंख लग गई थी। खैर ये जल्दी से उठे, और उठ के इन्होंने सोचा कि मैं बराबर वाले कमरे में जाता हूँ और जाके चेक करता हूँ। तो जब ये बराबर वाले कमरे में गए तो ये देख के हैरान रह गए कि वहाँ पे वैसे ही कंप्यूटर ऑन था, स्पीकर लगा हुआ था, गाने ऑन हुए हुए थे, गेम चल रहा था, लेकिन ये बेड पे कैसे आए थे ये इनकी समझ से बाहर था। काफ़ी देर गौर करते रहे। उसके बाद इन्होंने सोचा कि हो सकता है मुझे इस कदर नींद आ रही हो कि मुझे पता ही ना चला हो और मैं यहाँ पे आ गया हूँ। खैर इन्होंने इस बात को इग्नोर किया। इन्होंने अपना कंप्यूटर वगैरह जो था उसको बंद किया और गाने वगैरह बंद किए, दोबारा आके बेड पे लेट गए। अब ये बताते हैं कि बेड पे लेट गया, करवटें बदलने लगा, दोबारा ऐसा लगने लगा जैसे नींद नहीं आ रही है। फिर मैंने आयतुल कुर्सी वगैरह पढ़ना शुरू की, तो देखते ही देखते मुझे नींद आ गई। अब ये बताते हैं जब मुझे नींद आ गई तो दोबारा से ऐसा हुआ कि शोर से मेरी आँख खुली, और जैसे ही मेरी आँख खुली तो फ़ौरन से मैंने सामने देखा। तो मैं देख के हैरान रह गया क्योंकि मेरे सामने बिल्कुल आसमान मौजूद था और मैं अपने घर के सहन में मौजूद था। हालांकि मुझे अच्छी तरह याद है मैं बेड पे गया था, वहाँ जाके लेटा था, वहीं सोया था, तो इस सहन में मैं कैसे आया। खैर अब मैं उठ के बैठ गया। अब मुझे डर लगने लगा। अब ये जो मामलात थे मेरी समझ से बाहर थे, और मैं मुसलसल सोच रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। या तो मैं इस कदर नींद में हूँ कि मुझे कुछ याद नहीं है, या मैं अपने होश में नहीं हूँ, या फिर ये हो सकता है कि मेरे साथ कुछ ना कुछ एक्टिविटी हो रही है। काफ़ी देर गौर करता रहा, इधर उधर देखता रहा। तकरीबन रात के 4:30 पौने 5 बज चुके थे। अब मेरी हालत गैर हो चुकी थी। खैर मैं दोबारा से बेड पे गया और जाके लेट गया। अब ये बताते हैं कि दोबारा मैं करवटें बदलने लगा कि इसी दौरानिए में मुझे महसूस हुआ
जैसे हमारा जो सहन है वहाँ पे कोई बच्चे हैं जो खेल रहे हैं, उनके शोर करने की आवाज़ आ रही है। खैर मैं बहुत बुरी तरह डरा हुआ था। अब मेरे अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं बाहर जाऊँ, सहन में आके चेक करूँ कि कौन बच्चे वहाँ पे मौजूद हैं। ये बताते हैं कि मैं इसी तरह लेटा रहा और लेटे लेटे तीसरी दफ़ा मेरी आँख लग गई। और जब मेरी तीसरी दफ़ा आँख लगी तो अब मुझे लग रहा था कि मैं प्रॉपर सो जाऊँगा, लेकिन अगेन वैसे ही हुआ कि 15 से 20 मिनट गुजरे थे कि एकदम से मेरी आँख खुली। और अब जब मेरी आँख खुली तो मैं हैरान रह गया कि मैं अपने घर की छत पे मौजूद था। जब मैं उठ के बैठा तो मैंने देखा कि मेरे चारों तरफ बहुत सारे बच्चे मौजूद हैं और ये जो बच्चे हैं इनका जो कलर है वो एक्स्ट्रा वाइट है और ये कभी एक तरफ भागते हैं कभी दूसरी तरफ भागते हैं। अब जब मैं अपने सेंसेस में आया तो मेरी समझ से बाहर था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरे चारों तरफ ये जो बच्चे मौजूद हैं ये कौन बच्चे हैं और मैं छत पे कैसे आया हूँ। मुझे अच्छी तरह याद था कि जो मेरी फैमिली थी या मेरे घर वाले थे या मेरे जो भी फैमिली मेम्बर्स थे वो सारे के सारे इस्लामाबाद जा चुके थे। मैं इस घर में अकेला मौजूद था। बहरहाल जैसे ही मेरे होश बहाल हुए तो मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की और आयतुल कुर्सी पढ़ते पढ़ते सीढ़ियों से उतरता हुआ मैं नीचे आ गया। मुझे अच्छी तरह याद था कि छत पे बच्चे मौजूद हैं। बहरहाल जैसे ही मैं नीचे आया तो मैंने देखा कि जो हमारा ड्राइंग रूम है वहाँ पे बाकायदा लाइट्स खुली हुई हैं और बहुत सारे लोग हैं जो ड्राइंग रूम के अंदर मौजूद हैं। रात के तकरीबन 5 बजे का टाइम हो रहा था। मेरी हालत गैर हुई हुई थी और मेरी समझ से बाहर था ये सब कौन है जो मेरे घर के अंदर आ गए हैं। हालांकि मेरा पूरा का पूरा ख़ानदान या पूरे घर वाले इस्लामाबाद में मौजूद थे और मैं अकेला यहाँ पे रुका हुआ था। बहरहाल जब मैंने देखा, गौर किया तो बहुत सारे लोग हमारे ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे और ये जितने भी चेहरे थे या जितने भी लोग थे इनमें से मैं किसी को भी नहीं जानता था। अब मुझे ये लगने लगा शायद ये सब मेरा ख्वाब है और अभी थोड़ी देर बाद मेरी आँख खुलेगी और मैं उठ के बैठ जाऊँगा। लेकिन मैंने जब अपने आप को चुटकी भरी तो उससे भी मुझे पता चला कि यह हकीकत है और हमारे ड्राइंग रूम में हमारे घर में बहुत सारे लोग मौजूद हैं। लिहाजा मैंने जल्दी से गेट खोला और गेट खोल के बाहर की तरफ चला गया। अब ये बताते हैं जो इनका घर है उसके बिल्कुल बाहर पार्क मौजूद है और जैसे ही घर से बाहर निकले तो ये पार्क के अंदर एंटर हो गए और जैसे ही ये पार्क के अंदर एंटर हुए तो इनको अज़ान की आवाज़ आना शुरू हुई और जैसे ही इनको अज़ान की आवाज़ आना शुरू हुई तो ऐसा लगा जैसे इनकी जान में जान आ गई है। ये होश में आ चुके थे, मुकम्मल सेंसेस में थे। ये सीधे मस्जिद गए, वहाँ जाके इन्होंने नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ के वहाँ पे जो बुज़ुर्ग वगैरह मौजूद थे या मस्जिद के इमाम साहब मौजूद थे इन्होंने सारा का सारा वाक़या उनको बताया। खैर वो जो इमाम साहब थे वो और उनके साथ 2-4 बुज़ुर्ग फिर इनके घर पे आए। इनके घर पे आके उन्होंने देखा, चेक किया तो वहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं था। खैर ये जो जितने भी बुज़ुर्ग थे या इमाम साहब जो थे इन्होंने कहा कि अब आप एक काम करें, जब तक आपके घर वाले नहीं आ जाएं तो बेहतर है कि आप किसी अपने कज़न को, अपने दोस्त को अपने साथ रख लें, क्योंकि इस तरह अगर आप अकेले रहेंगे तो जो भी यहाँ पे मखलूक मौजूद है वो बार बार अपनी प्रेजेंस शो करेगी और आप इस तरह डर जाएंगे। और अगर कोई भी ऐसा बंदा मौजूद नहीं है या कोई भी ऐसा दोस्त नहीं है तो बेहतर है कि आप किसी और जगह चले जाएँ या अपने किसी दोस्त के यहाँ रहना शुरू कर दें। जब आपकी फैमिली आ जाएगी तो इंशाल्लाह इस तरह के मामला ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि आपके साथ साथ आपकी फैमिली के साथ साथ दीगर मखलूक़ात भी आपके साथ रह रही होती हैं। लिहाजा बेहतर ये है कि आप इसका हल निकालें, अदरवाइज़ इस तरह की और भी मखलूक़ात आपको नज़र आएंगी तो आप बहुत बुरी तरह डर जाएंगे। अब ये बताते हैं कि फिर मैंने जाके अपने दोस्तों वगैरह से रिक्वेस्ट की तो एक दोस्त जो था वो राज़ी हो गया मेरे साथ रुकने के लिए और ऐसे ही हुआ कि वो अगली रात मेरे पास आ गया और हम दोनों साथ सोने की तैयारी करने लगे। जैसे ही हम लोगों की आँख लगी वैसे ही दोबारा से शोर होना शुरू हो गया और वही सब होने लगा। बच्चे चारों तरफ भागते हुए नज़र आने लगे। मेरा जो ड्राइंग रूम था वो मुझे खुला हुआ नज़र आने लगा। लिहाजा जो मेरा दोस्त था उसने कहा कि अभी इसी वक्त हम यहाँ से चलते हैं, तो मेरे घर चलो और वहीं पे रहो। जब तुम्हारे घर वाले वापस आ जाएंगे तो तुम यहाँ पे आ जाना, अभी फ़िलहाल तुम्हारे घर में रहना ठीक नहीं है। खैर ये बताते हैं कि इन्होंने ऐसे ही किया कि जो भी 10-15 दिन थे इन्होंने अपने दोस्तों के घर गुजारे। कभी किसी दोस्त के घर रुक जाते, कभी किसी दोस्त के घर रुक जाते और कभी ऐसा होता कि फ़जर की नमाज़ के बाद ये घर वापस जाते। इस तरह करके इनका जो भी टाइम था वो गुजर गया। अब ये बताते हैं कि जब इनके घर वाले आ गए तो उसके बाद से इस तरह के वाक़यात और मामलात इनके साथ पेश नहीं आए। ये बड़े हैरान थे कि सिर्फ इन्हीं के साथ इस तरह के वाक़यात और मामलात क्यों पेश आए थे। ये कहते हैं कि आज तक मेरे पास कोई इस चीज़ की एक्सप्लेनेशन नहीं है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ था या मेरे दोस्त के साथ ही ऐसा क्यों हुआ था। और जब से मेरे घर वाले आ चुके हैं तो उनके साथ एक दफ़ा भी इस तरह का वाक़या पेश नहीं आया। तो गाइज़ मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये जो स्टोरीज़ हैं पसंद आई होंगी। अगर आपको ये स्टोरीज़ पसंद आई हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। दुआ करें कि अल्लाह हम सबको सेहत दे, ज़िंदगी दे, सलामती का मामला फ़रमाए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।